नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर इसको तफसील से बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों ये वीडियो सामने आया। बांग्लादेशी सब बांग्लादेशी सारे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों को रेप हो रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश के लंडन वो सारा इसलिए सारा बहन के लंडन बांग्लादेशियों ने घेर रखा है। निकालिए बहन के लंडों को उधर भागे बांग्लादेशी है। सारे बंगले बहन को सरकार चुप बैठी है, संगठन चुप बैठे हैं। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के बंगाल देश के अंदर। और ये सपोले यहाँ पे पनप रहे हैं, सपोले। ये देखो सारा खत्ते, सारा ये कूड़े बीनने का काम है इन बहन चोदों का। और ये सारे इनके यहाँ पे बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी साढ़े चलो अपने बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं वहाँ पे, तुम साढ़े यहाँ पे हमारे देश में खा रहे हो अपना। जो आपने वीडियो देखा, क्या ये से आए हुए लोग, क्या ये भारत के नागरिक हैं? सवाल है कि आखिर रात के 12 बजे इन लोगों को पिटने का काम ये वही दक्ष चौधरी है जिन्होंने कन्हैया कुमार पर हाथ उठाया था। ये वही शख्स है जिन्होंने अयोध्या चुनाव बीजेपी हारने के बाद अयोध्या के नागरिकों को गाली दिया था। ये वही शख्स है जिन्होंने चौधरी है जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं गौरक्षा के नाम पर। सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से आती है? कौन है इसके पीछे? कई ऐसे तस्वीरें हैं दक्ष चौधरी का, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद, बुराड़ी से सांसद हैं। सवाल है कि आखिर कौन है इसके पीछे और ऐसे लोगों को कौन बढ़ावा दे रहे हैं? क्या सरकार इस गुंडे पर एक्शन लेगी? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से सड़कों पर आकर लोगों को पीटना, क्या यह हमारा संविधान कहता है? संविधान की दुहाई देने वाला नेताओं का आज मुंह में ताला लगा पड़ा है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा संविधान जो कहता है उसके आधार पर देश कायम क्यों नहीं है। सवाल तो यहीं से उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को कौन संरक्षण दे रही है? आखिर बीजेपी के ही सांसद है मनोज तिवारी के साथ कई ऐसे फोटोज हैं जो वीडियो वायरल हुए हैं उनके साथ। सवाल तो है, सवाल तो पूछेगा भारत। सच तो यही है कि आखिर ऐसे लोगों को कौन संरक्षण दे रही है? क्या अब नहीं लगता आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है इस देश में? केंद्र में सत्ता में वापस आते ही बीजेपी ने किस तरह के हथकंडा अपना लिया है? अब तो सवाल तो यही है ना। बांग्लादेश में कहा जा रहा, पुराने वीडियोस को, फोटोज को दिखाया जा रहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है। अब बताइए कि बांग्लादेश के नए पीएम ने 2 हिंदू भाई को मंत्री पद दिया है। सवाल तो यही ना है कि आखिर क्यों पुरानी तस्वीरों को दिखाकर ये इस तरह की राजनीति की जा रही है? आखिर बांग्लादेश की सरकार ने क्या कहा हिंदुस्तान को लेकर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारत की गोदी मीडिया ने इस पुराने तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर अंधभक्तों ने इसको दुहाई देने का काम किया है। सवाल तो यही है कि आखिर इस देश को लोकतंत्र तरीके से क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? कौन है इसके पीछे? सवाल यह है कि आखिर इस देश में जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेताओं के मुंह में ताला क्यों लगा? ऐसे शख्स जो गुंडाई करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, क्या सरकार इस पर एक्शन लेंगी? क्या सरकार कार्रवाई करेंगे? और क्या दिल्ली की सरकार करेंगी या केंद्र की सरकार भाजपा करेगी? सवाल सीधा है और सत्य है। बांग्लादेश को बदनाम करने के लिए हमारे देश में गोदी मीडियाओं ने किस तरह से ट्रायल चलाया। सवाल है कि आखिर वहां के मंदिर और हिंदुओं के घर की रक्षा करने वाले कौन लोग थे? ये वही मुस्लिम समाज के लोग थे जो ये हिंदुस्तान के
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है जो गलत ढंग से। सवाल तो यही है कि आखिर इस तरह से इस देश को किस तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश की शांति को भंग करने की सबसे बड़ा अगर साजिश रच रही है तो इस देश की गोदी मीडिया रच रही है, जो इस पर सवाल दागना बहुत बेहद जरूरी है। इस देश के नागरिक समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया इस देश को किस तरह से, किस ढांचे में ले जा रहा है। तरह से भारतीय गोदी मीडिया ने इस पूरे मामले को पुराने वीडियोस के माध्यम से एक ट्रायल चलाया और किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नए बन चुके हैं बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस, जो कि हालांकि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। उनके ही कैबिनेट मंत्रालय में सुप्रदीप चकमा और प्रोफेसर बिंधन रंजन रॉय, सोचिए 2 हिंदू भाई को वहां पे मंत्री बनाया गया। अब सवाल है कि आखिर इस देश में सिर्फ एक ही कौम को टारगेट क्यों की जाती है गोदी मीडिया द्वारा। आम जनता ने तो सवाल का जवाब दे ही दिया इस चुनाव में। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश को संबोधन करना चाहते हैं। एक उनका ट्वीट आता है सामने, उस ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, एक्स पर जाकर लिखते हैं कि नई सरकार गठन हुई, बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या चल रहा है इस देश में? मजाक बनाकर रख दिया पूरे देश की। कितनी बड़ी संकट खड़ा हो सकती है नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश और भारत का। एक तरफ शेख हसीना भारत आती है, उनको आप मेहमान नवाजी करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ दुहाई दे रहे हैं गोदी मीडिया की, ये चल रहा है, ये चल रहा है। सवाल सीधा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बिल मिल चुका है। ईडी और एलजी को लगा करारा झटका। जो दिल्ली की सरकार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी सरकार को कमजोर करने में बीजेपी के ही एलजी हैं, साजिश कर रहे थे, विफल रही है। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से लेकर कई बड़े बड़े आरोप लगाए गए, जांच हुई सीबीआई, फिर भी उस पर 17 महीने रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए मनीष सिसोदिया को बेल दे दिया है। अब बीजेपी के लोगों के मुंह पे काली पोत रही है कि आखिर हो क्या गया इस खेल में। इस खेल के पीछे की जो तस्वीर थी वो बदल कैसे गई। समझने वाली बात है कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में। राजनीतिक एजेंडे पर काम नहीं होकर के अलग अंदाज में काम हो रहा है। मनीष सिसोदिया के 17 महीने के बेल के बाद मनीष सिसोदिया ने बाहर आते ही कहा है कि अब सरकार जो है सुचारू रूप से दिल्ली में चलेगी। देखना यह होगा कि क्या बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है। अभी 2 राज्य में चुनाव होना है, बिहार और महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा चुनाव देखने को मिल सकता है। कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। पार्लियामेंट इलेक्शन में सारे नतीजे सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन कई ऑफिसर्स उनके दिखे कि किस चुनाव को किस तरह का परिणाम को अंजाम देने में लगे रहे। सवाल तो अब है कि जनता, इस देश की जनता जो जनार्दन है वो जाग चुकी है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने से अब समझना होगा कि क्या जवाब दें। इस देश के हर वो नागरिक अब पूछता है। अनभक्ति जो लोग थे उसके धीरे धीरे पट्टियां उतरने लगी है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, जरा सा एक बार मैं आपको इस तस्वीरों पर दिखाते हैं, फिर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक एक बच्चे के लिए शिक्षा पर काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मैं और बाकी बात में हम बात में करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से काम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
संसद में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार विपक्ष एक बार फिर प्रहार कर रही है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर एक बार बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए उनकी प्रॉपर्टियों को छीनी जा रही है। बीजेपी की नई साजिश बताया गया है कि आखिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत क्या थी। सवाल सीधा है कि बीजेपी किस तरह से साजिश कर रही है मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। आखिर इस देश की जो संविधान की दुहाई देने वाले बीजेपी, ये संविधान है, इसकी दुहाई देने वाली बीजेपी की हालत किस तरह से खराब हो गई है कि नए नए बिल लाकर देश में नए नए एजेंडे चला देते हैं। जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसान, इन मुद्दों पर बात नहीं करके कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा खड़ा कर देती है बीजेपी ताकि पूरा का पूरा देश उन चीजों को भूल जाए। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई सवाल नहीं पूछता। आज मुसलमानों की हक को छीनने की बात कर रही है। वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट बिल से फायदा क्या होगा? सवाल सीधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा कहा है कि आखिर मुसलमानों की हक को छीनने के लिए बड़ी एक साजिश की जा रही है। हालांकि इस बिल को लेकर अब मामला आगे तक जा चुका है। चलिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है फिर सुनाते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। ऐसे कई मस्जिद, दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मानिए अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा।
तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पांसिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा, इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो हमारे वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर, फिर होती है अगली खबर ऐसी ताजा तरीन खबरों के साथ मुलाकात। धन्यवाद। हमारे वीडियोस को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम